और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन के दलों की बैठक खत्म हो चुकी है। कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 13 सदस्यीय कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया गया है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। जल्द तय होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। विपक्ष की बैठक, मुंबई की बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले पटना और बेंगलुरु में हुई थी बैठक और मुंबई की बैठक में एक कदम आगे बढ़ के 13 सदस्यीय कमेटी के नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी सहमति बनी है। हालांकि जो सबसे अहम बात है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इस INDIA गठबंधन में शामिल कई दल ऐसे हैं जो कि राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के मुकाबले में उतरते रहते हैं। ऐसे में क्या लोकसभा सीटों को लेकर के कोई सम्मानजनक समझौता हो सकता है या फिर आगे तकरार बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सैद्धांतिक तौर पर सहमति जता दी गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे जारी किया जाएगा। तो पहला संकल्प, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी और NDA के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम जनता के बीच संयुक्त रैलियों को संबोधित किया जाएगा। यह दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक तरह से यह थीम भी दिख रही है। INDIA गठबंधन की यह थीम नजर आ रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक खत्म हो गई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ टेक अवे इस बैठक का कहा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। जो इस बैठक का जो नतीजा कहेंगे, जैसे पिछली बैठक का नतीजा ये था कि इंडिया अलायंस, नाम दिया गया इंडिया अलायंस। तो इस बैठक का जो सबसे बड़ा फैसला कहा जाएगा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि कन्वीनर पर फैसला शायद नहीं हो पाया, कन्वीनर नहीं बनाने की बात हुई। तो वैसी स्थिति में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी और 13 लोग अलग अलग पार्टी के, जिसमें शरद पवार जैसे बड़े नेता भी हैं, इसमें हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री भी हैं और साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, लालू यादव के बेटे भी हैं इसमें। उसके अलावा JDU के तरफ से ललन सिंह भी, मतलब तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को इसमें तरजीह दी गई है जिनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है। खास तौर पे 26, 27, 28 पार्टियों में से 13 लोगों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में डालना एक आम सहमति के तहत। और दो और इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। एक की रैली जो है, ज्वाइंट रैली जल्दी की जाएगी देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें सभी पार्टियां एक मंच से रैली करेंगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर किया जाए, क्योंकि गिव एंड टेक करना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात तय हुई है, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे केरल की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो। तो गिव एंड टेक के फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द फाइनल किया जाएगा। क्योंकि कल जो खबर आई थी कि 30 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और 30 सितंबर तक का डेडलाइन उन्होंने कहा था कि रखना चाहिए, 30 सितंबर तक इस मामले को तय कर। तो 3 फैसले हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट शेयरिंग और साथ साथ पब्लिक रैली, ज्वाइंट पब्लिक रैलीज। ये 3 मामलों पर आम सहमति आज बनी है और तीनों मामलों को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई और 2 स्टेटमेंट जारी किया गया है। रवि, सारे नेता जो है कैमरे के सामने आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आम सहमति की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि राजनीतिक दल के नेता वहां मिले और सिर्फ सहमति हो। कई ऐसे मुद्दे भी रहे होंगे जिन पर असहमति होगी और सबसे जो अहम मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग का। इसको लेकर के अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। सैद्धांतिक तौर पर ही दिख रहा है, प्रैक्टिकली जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो मुस्कुराहट दिख रही है, जब सीट शेयरिंग के मामला होगा तो शायद ये तनाव भी दिखेगा आपको चेहरे पर। कई ऐसे फोटो आएंगे जिसमें एक नेता दूसरे नेता से मुंह फेरता हुआ दिखेगा। ममता बनर्जी हो सकता है कांग्रेस के नेताओं से मुंह फेरते नजर आएंगे, लेफ्ट के नेताओं से मुंह फेरते नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं से मुंह फेरते नजर आएंगे। लेकिन जब सीट शेयरिंग मामला डिस्कस होगा तब, अभी डिस्कस होना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस नेताओं ने आपस में एक सहमति बनाई है कि कम से कम आगे बढ़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उनकी बात सुनी जाए, देश भर में जाया जाए, जनता के सामने अपनी बात रखी जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, जो वक्तव्य दिया, उसमें कहा है कि हम लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा और हमारे खिलाफ और कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से, ED और CBI की। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, उसके तहत हमें काम करना होगा। तो ED CBI का जो एक्शन है, उस प्लान के तहत
उसकी तरफ से जो कार्रवाई होगी उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये बात भी आम सहमति से बनी है। देखिए, एक बात तो तय है कि जो आम सहमति का सबसे बड़ा एजेंडा है वो ईडी और सीबीआई है। ईडी और सीबीआई के डर के मारे और उनकी कार्रवाई की वजह से ही सारा विपक्ष एकजुट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक वजह रही है जिसकी वजह से एकजुट हुए हैं ये लोग, और ये एकजुटता आगे तक तब तक दिखेगी जब तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हो जाता है। हो सकता है बीच में कोई नाराज होकर जाए, उसको मनाया जाए, कोशिश होगी मनाने की। आज जो है सोनिया गांधी निकल चुकी हैं, ममता बनर्जी निकल चुकी हैं। एक डेवलपमेंट और है कि राहुल गांधी अभी रुकेंगे और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो 3:30 बजे होने वाली है उसके बाद यहाँ से तिलक भवन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वहाँ जाएंगे और वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे। जो अभी का डेवलपमेंट आ रहा है इसके बाद ये होने वाला है। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए जो सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, इसका कितना असर इस बैठक के दौरान देखने को मिला है? निश्चित तौर पर ये अपसेटिंग करने वाला रहा होगा राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि बहुत चौंकाने वाला ये कहीं ना कहीं अभी तक ठोस इस पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जो तुर्रा छोड़ा गया है सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष के नेता थे उन्हें अपसेट तो जरूर किया है। बिल्कुल बिल्कुल अपसेट। आप देखिए जो बयान है, बयानों से एक आपको हिंट मिल जाता है कि ये अपसेट है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो बैठक थी उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसके एजेंडे को साइडलाइन करने के लिए इस तरह के चीज़ें आजकल में की गई। हो सकता है इसको 1-2 दिन पहले किया जा सकता था, 1-2 दिन बाद किया जाता, लेकिन इसी समय इस चीज़ को लाने का, इसी समय स्पेशल सेशन की बात करना, इसी समय वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना, एक साथ इलेक्शन हो जाने की बात करना, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लोगों को नागवार गुजरा है। उसके वजह से वो थोड़ा खफा भी है, लेकिन उनको अब उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको नाराज होने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब समय नहीं है। ये बात नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी मान रहे हैं और ममता बनर्जी भी मान रही हैं कि अब आपको नाराज होने से काम नहीं चलना, आपको काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, पार्लियामेंट से बिल पास हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? उस स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, न कि आप नाराज हो और उस बिल को रोकने के लिए काम करें, क्योंकि बिल को रोकना आपके लिए मुश्किल है। आप कोशिश करेंगे लेकिन यह मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेटजी के मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी अभी तक जो दिखा है वो भारी रही है। जब उनके पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, तब संख्या बल 50-60 था, तभी वो बिल पास करा लेते थे। आज तो 93 उनके पास संख्या है और एनडीए की बात करें तो 100 के पार का आंकड़ा है, और कई साथी पार्टियां उनके साथ हो जाती हैं जब बिल का मामला आता है पास करने। तो ऐसी स्थिति में एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाने की बात जो चली है, और ये कहीं ना कहीं सभी दलों को चिंता है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि कहीं जो स्थितियां आ रही हैं उससे हमको भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा टीम आपकी भी बनेगी, आपकी भी एक मीडिया टीम बने, आपकी भी एक कम्युनिकेशन टीम बने जो कि इस बातों को एड्रेस करे, प्रॉपर एड्रेस करे। और वही 10-12 लोग, हालांकि अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है इस नाम भी ऐलान हो जाए। और 7 से 8 ये स्पोक्स पर्सन जो इस घटक, जो इंडिया घटक है, यही लोग मीडिया में जाकर इंडिया की बातें करेंगे जो बीजेपी के का काउंटर करेंगे। ठीक है रवि, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो फोटो ऑफ हुआ है, इसमें भी काफी दिलचस्प नजारा दिख रहा है कि जो शरद पवार हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से काफी दूर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास खड़े नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल भी काफी साइड में खड़े नजर आते हैं। तो क्या माना जाए, फोटो ऑफ भी जो है काफी कुछ कहता है? नहीं, देखिए फोटो ऑप में तो अगर बात करेंगे तो जो तस्वीर है उसमें ममता बनर्जी काफ़ी नज़दीक दिख रही हैं, जो कि काफ़ी दूर दिखती हैं। नॉर्मली देखिए तो आज से 1.5 साल पहले यही ममता बनर्जी हैं जो थर्ड फ्रंट पर आने की बात कर रही थी, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस की बात कर रही थी। याद कीजिए शरद पवार के घर पर वो बैठक हुई थी जिसको लीड ममता बनर्जी कर रही थी, लेकिन आज सबसे करीब दिख रही हैं। इंडिया का नाम लेने वाली भी वही थी। उस समय राहुल गांधी के नाम को लेकर भी तारीफ करती हैं, सोनिया गांधी की भी तारीफ करती हैं, शॉल पहनाने में सबसे आगे रहती हैं। तो राजनीति है, राजनीति में कब परमानेंट कहते हैं ना, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी। तो यहाँ भी जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त और दुश्मन है, ये समय का नजाकत है कि समय की वजह से आपको एक साथ एकजुट होना पड़ा है। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको बीजेपी को काउंटर करना है, बीजेपी का मुकाबला करना है। तो इस समय कुछ लोग नज़दीक दिखेंगे, कुछ लोग दूर दिखेंगे। हो सकता है कि अडानी मसले पर राहुल गांधी का जो स्टैंड है उससे पवार थोड़े नाराज हो तो थोड़ी दूरी बना के चल रहे हो, ये भी कहा जा सकता है अगर कयास लगाया जाए तो। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ बातों को लेकर सहमत नहीं है, जिस तरह कन्वीनर का मामला आ रहा था, चाहे बाकी चीजें मामले उसको लेकर खुश नहीं हो। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि बहुत खुश नहीं है, नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो था कि उनको इतना काम कराया गया उनसे, पटना में पहली बैठक उन्होंने की, सारे दलों को एकजुट किया, बावजूद उसको उनको मिला कुछ नहीं। तो कुछ कई सारी बातें हो सकती है, कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि कुछ बातों पर आम सहमति बनी है और एक कदम आगे बढ़ा है इंडिया गठबंधन। आगे
आगे कितना आगे बढ़ेगा, ये गौर करने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज साफ अब नजर आती है कि खेमे जो हैं प्रॉपरली डिवाइड हो चुके हैं और अब जो है असल जो जंग होगी 2024 के लिए दोनों के अपने अपने मुद्दे भी तय हो गए हैं रवि। और एक चीज साफ नजर आती है कि मोदी सरकार जो है विकास का अपना, क्योंकि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो विकास के दावों की पुष्टि करते हैं, साथ ही साथ जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है वो मुद्दों को उठाती रहेगी, तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाती रहेगी। वहीं जो विपक्षी गठबंधन है वो भी लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जैसे अपने मुद्दों पर टिका रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान काफ़ी है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी नफरत का माहौल बना रहे हैं देश में, जिस तरह से ट्रेन में हादसे हो रहे हैं, स्कूल में घटनाएं हो रही है, इस बात का एग्जाम्पल है। जिस तरह से मणिपुर के एग्जाम्पल को कोट किया गया है, महंगाई को कोट किया जा रहा है, देश में नफरत के माहौल को कोट किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसका इस्तेमाल करेंगी पार्टियाँ। कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई प्लस कहीं ना कहीं करप्शन, अडानी वाले करप्शन का मसला, और तीसरा ये जो इस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से तनाव का माहौल देश में है, इन तीन मुद्दों को लेकर विपक्ष चलेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार है, दोनों के तीर में तमाम तर्कस हैं। अब किसका तीर किससे टकराता है, जैसे महाभारत और रामायण में आपने देखा है, और कौन किसका मुकाबला कर पाता है। ठीक है, 2024 सियासी महाभारत होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पांडव कौन होगा, कौरव कौन होगा, यह 2024 के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो तैयारियां और तेज की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया।